नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं इस शॉर्ट हैंड वर्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने नया चैनल बनाया है और मेरा इसे बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम लोग जो शॉर्ट हैंड करते हैं उसकी प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे हम लोग वीडियो अवेलेबल हैं। और तो यहाँ पे मैं हिंदी में शॉर्ट हैंड के वीडियो अपलोड करूँगा जो 80 से 130 तक की स्पीड तक के होंगे। आप सभी लोग प्रैक्टिस कीजिए और जो भी सुझाव हों आप कमेंट में बताइए हमें। और अगर हमारी डिक्टेशन आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आप तैयार हो जाइए, आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होने वाला है। 120 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। न्यायपालिका में एआई शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय कई मोर्चों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार एआई, डिजिटल इंडिया और स्मार्ट तकनीकों को बढ़ावा देने में लगी है, लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी नेटवर्क कवरेज, नियमित बिजली और स्मार्टफोन जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी देखने को मिलती है। जब तक हर गांव में मजबूत मोबाइल नेटवर्क, सुलभ इंटरनेट सेवा और डिजिटल साक्षरता नहीं पहुंचेगी, तब तक एआई जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ सभी लोगों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाएगा। यह स्थिति हमारे देश में मौजूद डिजिटल असमानता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, जहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच तकनीकी सुविधाओं में अंतर बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए मोबाइल टावरों और नेटवर्क कवरेज का विस्तार होने से अधिक लोगों तक कनेक्टिविटी पहुंच सकेगी। साथ ही किफ़ायती इंटरनेट सेवाएं और सस्ती डाटा योजनाएं उपलब्ध होने से ग्रामीण परिवार भी डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को मोबाइल और इंटरनेट के सही उपयोग की जानकारी देना भी महत्वपूर्ण है। जब बुनियादी ढांचा, किफ़ायती सेवाएं और जागरूकता बढ़ेगी, तब एआई जैसी नई तकनीकों का लाभ देश के अधिक से अधिक नागरिकों तक प्रभावी रूप से पहुंच सकेगा। नई दिल्ली में 5 दिवसीय एआई समिट 2026 भारत के डिजिटल भविष्य दृष्टि का सशक्त प्रतिमान गढ़ने का स्तंभ बनेगा। यह शिखर सम्मेलन नीति निर्माताओं, विज्ञानियों, उद्योगपतियों, नव उद्यमियों को एक साझा मंच प्रदान कर रहा है। एआई तकनीक के शोधार्थियों के लिए भी सीखने और समझने का बड़ा अवसर है, जहां नवाचार, नैतिक उपयोग, आंकड़ों की सुरक्षा, नव उद्यम, पारिस्थितिकी, रोजगार सृजन और वैश्विक सहयोग जैसे विषयों पर विमर्श होगा। यह स्पष्ट करता है कि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सभी के लिए की भावना के साथ बढ़ रहा है। इसमें तकनीक को समावेशी विकास, सुशासन और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में निरंतर गतिशील विमर्श और क्रियान्वयन की ऊर्जा शामिल है। एआई अगली औद्योगिक क्रांति है। पूरा विश्व इसके कारनामों से अभिभूत है। भारत ने इसकी महत्ता को भांपते हुए नई दिल्ली में एआई महाकुंभ का आयोजन कर अमेरिका और चीन के समकक्ष होने का दुनिया को संदेश दिया है। भारत से पहले अमेरिका और चीन अपना एआई मॉडल प्रस्तुत कर चुके हैं। भारत का यह सम्मेलन वास्तव में भारत की तकनीकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने नेता एवं वकील कपिल सिब्बल की उस याचिका को सुनने से मना कर सही किया, जिसमें असम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के बयानों को आधार बनाकर हेट स्पीच यानी नफरती भाषण के खिलाफ कठोर दिशा निर्देश बनाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि इस याचिका में भाजपा के मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाकर यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई थी कि केवल वही नफरती भाषण देने के आरोपित हैं।
साफ है कि इस याचिका में बड़ी चतुराई से अन्य दलों के नेताओं के विषाक्त माने जाने वाले भाषणों का जानबूझकर उल्लेख नहीं किया गया। नफरती भाषण के खिलाफ दल विशेष के नेताओं को निशाना बनाने वाली इस याचिका ने यही बताया कि याचिकाकर्ता स्वयं दुराग्रह से ग्रस्त हैं। देखना है कि वे संशोधित याचिका दायर करते हैं या नहीं और उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई दिशा निर्देश बनाता है या नहीं। वैसे यह आसान काम नहीं, क्योंकि नफरती भाषणों के खिलाफ प्रभावी गाइडलाइंस तभी बन सकती हैं जब इसे परिभाषित किया जाए कि क्या नफरती है और क्या नहीं। इस संदर्भ में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कई बार किसी की ओर से कटु सत्य के उल्लेख को द्वेष फैलाने वाला करार दिया जाता है, तो कई बार नफरती भाषण को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आवरण पहनाने की कोशिश की जाती है। इस सब के बीच नेताओं की ओर से नफरती या फिर विभाजनकारी अथवा भड़काऊ भाषण दिए जाने का सिलसिला कायम है। नफरती भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के मामले दुर्लभ ही हैं। इसका कारण यह है कि जब कोई नेता ऐसे भाषण देता है तो उसके दल के लोग उसका बचाव करने के लिए आगे आ जाते हैं। यह भी देखा गया है कि राज्य सरकारें नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में प्रायः पक्षपात करती हैं। कभी वे किसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती हैं तो कभी किसी के घोर आपत्तिजनक बयान की भी अनदेखी कर देती हैं। इस तरह का सबसे चकित करने वाला मामला तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि का है, जिन्होंने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया जैसा बताते हुए उसके खात्मे की बात की थी, पर राज्य सरकार ने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया क्योंकि वे मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की भी अनदेखी की गई। अंततः न्यायपालिका के दखल के बाद ही उनके खिलाफ मामला दर्ज हो सका। समस्या केवल यही नहीं कि संवैधानिक मूल्यों और शिष्टाचार की अनदेखी के चलते राजनीतिक विमर्श विषाक्त होता जा रहा है और यही माहौल नफरती भाषणों का जरिया बन रहा है। समस्या यह भी है कि नियमन के अभाव में डिजिटल मीडिया में भी नफरती टिप्पणियां बेलगाम हैं। इससे भी सार्वजनिक विमर्श विषाक्त हो रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी पर तीखा हमला बोला। सपा प्रमुख ने कहा कि उन पर मुकदमे समाजवादियों ने नहीं कराए थे, उन पर मुकदमे पहले के थे। समाजवादियों ने तो एक बार उन्हें बचाया था, लेकिन उन्हें बचाना समाजवादियों की गलती थी। उस गलती को हम स्वीकार करते हैं। आरोप लगाया कि भाजपा राज्य में यूपी अपराध और पाप का गढ़ बन गया है। भाजपा राज्य में यूपी ने संतों के अपमान तक का रास्ता तय किया। मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से वार्ता में सपा प्रमुख ने कहा कि मुख्यमंत्री ने काशी में मणिकर्णिका घाट के साथ ही अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तुड़वा दिया है। सनातन समाज और पाल समाज के लोग मुख्यमंत्री से बहुत नाराज हैं। वहीं पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा कि पूरे यूपी में गैरकानूनी लोगों का राज है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं करता, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं उठता। प्रेम कोई साधारण भावना नहीं है, बल्कि आत्म अन्वेषण की एक गंभीर और दीर्घ यात्रा है, जिसमें मनुष्य अपने अहम के सीमित दायरे से बाहर निकलकर व्यापक समर्पण भाव को अपनाता है। यह समर्पण दुर्बलता का सूचक नहीं होता, बल्कि मनुष्य को आंतरिक सत्य के अधिक निकट ले जाता है, जो भय, संकोच और अहंकार की परतों में छिपा रहता है। प्रेम व्यक्ति को स्वयं का लोप करने के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक
रूपांतरण और चेतना के विस्तार के लिए प्रेरित करता है, जहां उसका अस्तित्व किसी अन्य के साथ जुड़कर जीवन के व्यापक अर्थों को समझने लगता है। खलील जिब्रान ने प्रेम के संबंध में यथार्थ ही कहा है, प्रेम मृत्यु से अधिक शक्तिशाली है, मृत्यु जीवन से अधिक शक्तिशाली है। यह जानते हुए भी मानव के मध्य कितनी संकुचित सीमा खींची है। प्रेम अपने भीतर अनेक विरोधाभासों को समेटे रहता है, जो अपने स्वरूप को प्रकट भी करते हैं। प्रेम अपार आनंद का स्रोत होने के साथ ही विरह और पीड़ा का अनुभव भी कराता है। निकटता जहाँ अपनत्व और सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि दूरी धैर्य, विश्वास और सहनशीलता का संस्कार देती है। ये परस्पर विरोधी परिस्थितियाँ प्रेम को कमजोर नहीं करती, बल्कि उसे अधिक परिपक्व और स्थायी बनाती हैं। समाप्त।